they strike, they move together with the speed half of their मतलब initial speed after the collision. तो हाफ, सपोज ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए, ये यहाँ पे आ रहा है, इसका वेलोसिटी v, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका वेलोसिटी v, और जब ये दोनों यहाँ पे कुछ तो हुआ ना, कोलिजन हुआ, एंड आफ्टर दैट ये दोनों कंबाइंड हो गए, मास कितना हो गया 2m, एंड दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी v/2। ये हमारे पास में केस है, ठीक है। तो बताओ कि द एंगल बिटवीन देयर इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं इसके अंदर एक बताओ क्या होगा। तो पहले तो ये बताओ कि हाउ विल यू नो कि ये हेड ऑन कोलिजन है या फिर वो है। सर हेड ऑन नहीं हो की सकता। पॉसिबिलिटी है, देखो मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला वो। अगर मतलब हेड ऑन होती, अपने कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं, अगर हेड ऑन होती तो तो दोनों ही स्टेशनरी पार्टिकल के जो है मोमेंटम है या तो सेम डायरेक्शन में होते या अलग अलग में होते। अगर सेम में होते तो कोलिजन होता ही नहीं, क्योंकि आगे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v, पीछे वाले का भी v। ओके, अगर मान लो अपोजिट होते तो दोनों कंबाइंड होकर रिजल्टेंट में क्या बना लेते, जीरो बना लेते, और अगर जीरो बना लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर तो। लेकिन हमको तो दिया हुआ है कि वो v/2 से आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो इनिशियल वेक्टर है वो सपोज मैंने बोल दिया वेक्टर p, ठीक है, और वेक्टर p जो है p1, उसका जो है मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मास इनटू अपना वेलोसिटी। फिर ये दे दिया मैंने वेक्टर p2, इसका मोमेंटम, इसका कितना आएगा m v, क्योंकि मास भी सेम है वो भी सेम है। और ये हमारे पास में फाइनल वेक्टर p फाइनल। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका बताओ m mu mv। अब देखो देयर आर टू वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड भी mv, इसका मैग्नीट्यूड भी mv। इन दोनों का वेक्टर एडिशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि व्हेन जब भी कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो मतलब कि एक मोमेंटम ये है, एक मोमेंटम ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होता है। हाँ, अरे इसका मैग्नीट्यूड भी x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x है, और इनका रिजल्टेंट भी x है। तो मेरे पास में एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। 120 डिग्री पे करोगे तो जो उनके वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एड अप। ओके, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बिलियर्ड balls of same mass are in contact with a table। सपोज यहाँ पे बॉल रखी हुई है, एक बॉल ये रखी हुई है, एक बॉल ये रखी हुई है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, दोनों रखी हुई है। ए थर्ड बॉल ऑफ सेम मास एंड साइज स्ट्राइक देम सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली स्ट्राइक करेगी तो वो यहाँ की तरफ आ रही है ना, ये है तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बॉल जो है वो यहाँ पे आ रही है, और इसका जो वेलोसिटी है, सपोज इसका वेलोसिटी है v, सबके मास m m m m। अब इसने बोला है कि आफ्टर कोलिजन, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन रेस्ट एट द इम्पैक्ट। ओके, जो ये वाली बॉल है, जो बॉल स्ट्राइक कर रही थी, इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो ये तो स्टेशनरी होगी। अब मुझे बताओ बाकी दोनों बॉल कहां जाएंगी, बताओ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाएंगी, तो एक बॉल तो यहां जाएगी, ठीक है, एक बॉल यहां जाएगी, ठीक है। ये और सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी भी सपोज मान लो u है, तो इसका वेलोसिटी भी कितना होगा, u होगा।
सिमेट्री से कह सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है सब कुछ। अब बताओ, अब हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो सॉल्व करो, ट्राई करो पहले। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए प्लीज। सर 120 डिग्री कैसे? हाँ सो मैग्नीट्यूड आपने इक्वल किया ना? हाँ भाई, जो पहले वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मास इनटू वी। सेकंड वाले का भी वेक्टर वो कितना मैग्नीट्यूड, m इनटू वी। और जो फाइनल है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, m इनटू वी। तो दो वेक्टर का एडिशन करना है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। दो वेक्टर का एडिशन करने पे मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड वही है। तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120। आओ यहाँ पे, अब पहले इसके अंदर निकालते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखो जब कोलिजन होएगी तो ऐसे होएंगी, तीनों बॉल ऐसे कांटेक्ट में रहेंगी, एक बॉल यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ पे इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा ना, और इसके ऊपर भी इम्पैक्ट कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इसका एंगल अगर निकाल सकते हो, एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। 30। ये देखो, इस सेंटर को इससे मिलाया तो सारी की सारी जो साइड है वो कितनी बन गई, 2r 2r 2r। तो सारे एंगल कितने बन जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये लो। लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो यहाँ की तरफ थी, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, तो ये हमारे पास में है फाइनली। तो हमारे पास में इनिशियली हमारे पास कितना मोमेंटम है, वर्टिकल में तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में ही है। तो इनिशियल है मोमेंटम हमारे पास में mv। फाइनली देखो ये एंगल कितना बनेगा, ऊपर वाला 30, और ये एंगल भी कितना बनेगा 30। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, u cos 30। एम का भी क्या बन जाएगा, mu cos 30। ठीक है, अगर मान लो इनके अलग अलग मास होते तो क्या करते हैं, तो हम मानते वेलोसिटी v1 v2, और फिर क्या करते वर्टिकल कंपोनेंट को 0 कर देते। तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा, v इक्वल टू, ये कितना होता है cos 30, u √3/2। तो हमारे पास है u का वैल्यू क्या बन जाएगा, v/√3। तो ये है मेरे पास में v/√3। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, e। क्या होता है e, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी along line of along impact. the line of impact। तो देखो ये मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये वाली जो मैंने अभी बनाई है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो बॉल बी है उसका वेलोसिटी तो 0 है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ वेलोसिटी v है, इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, ये एंगल 30। तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v cos 30। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो तो कितना बन गया, v cos 30। अब बात करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रही, ये वाली नीचे वाले में देखो डायग्राम में रेड पेन से बनाया, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसके अलोंग जो पहले वाली बॉल है उसका वेलोसिटी कितना है, 0, और इसका कितना है u। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, u। अब जो u बाई v है इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1/√3। से, तो 1/√3। और ये कितना होता है cos 30, √3/2। तो कितना बन जाएगा e, 2/3। सो दिस इज माय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ऐसे अप्रोच करते हैं।
सर एक मिनट, को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला फिर से बताइए ना। देखो वेलोसिटी और मतलब कि अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक ये बॉल है जो स्ट्राइक करने वाली है और ये बॉल कैसा है, स्टेशनरी है, ठीक है। इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है v। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी है बताओ, ये है, सेंटर टू सेंटर। ये वाली। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो बॉल 2 है उसका वेलोसिटी कितना है, 0। और इसका इधर कितना आ जाएगा, v v cos थीटा। cos 30। तो बताओ हाँ, अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बन गया, v cos 30 सही है। यस, ठीक है। अब बात करते हैं, कहते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन के अंदर इसका कितना हो गया, 0। हमको कहा ना कि ये बॉल तो अपने रेस्ट पे आ गया, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, u। तो वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो कितना बन गया, u। u। तो जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाया तो उसमें लिखा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सर हाँ सर वो दोनों का स्पीड इक्वल कैसे मान लो? क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल था। अगर मान लो अगर तुमने इक्वल अगर नहीं माना होता तो क्या हम क्या करते, तो मैं क्या करता कि ये लो, तो हमारे पास इनिशियली इसका कितना मोमेंटम है, m v, राइट। हाँ सर। बाद में ये जो बॉल है ये तो स्टेशनरी है, एक बॉल यहाँ जा रही है, इसका वेलोसिटी सपोज मैंने बोल दिया v1। एक बॉल यहाँ जा रही है, इसका वेलोसिटी v2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ में कितना एंगल बन रहा है, 30। 30। तो मुझे ये तो पता है ना कि हमारा इनिशियली ये जो डायरेक्शन है y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है, 0। तो इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, m v1 sin 30 ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ कितना आएगा, m v2 sin 30। और इनको इक्वल होना पड़ेगा ना 0 बनने के लिए, तो इनको इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू v2। ओके सर, हाँ सर, थैंक यू। तो चीजें हमारे पास है ना सिमेट्रिक थी, सब कुछ सेम था, इसलिए मैंने सेम मान लिया। अगर दोनों के मासेस हमारे पास में अलग अलग होते तो हम उनको अलग अलग अपने एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके चलो और करो। क्वेश्चन नंबर 8 उसके अंदर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वेज है, एक वेज, इसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और ये ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे। इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है v2, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में। और एक बॉल है जो कि नीचे आ रही है, एकदम वर्टिकली आ रही है नीचे, इसका वेलोसिटी है v1, ठीक है। और हमको दिया हुआ है e इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, तो हमसे पूछा है फाइंड v1 बाई v2। v1 बाई v2 की वैल्यू हमको निकालनी है सो दैट बॉल बाउंस बैक, बॉल कहाँ गया, बाउंस बैक इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with respect to wedge। चलो सॉल्व करो। इसके अंदर कंजर्वेशन तो होगा नहीं या फिर होगा, बताओ क्या इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा, यस नहीं होगा ना। ग्राउंड यार, ग्राउंड भी तो आने लगाएगा ना। सॉरी ग्राउंड है, हाँ सर हाँ, तो मुझे इसलिए लगा। यहाँ पे जो है मोमेंटम है कंजर्व नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये वाली ई वाली बस, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करो।
हमको ई का वैल्यू दिया हुआ है 1, हमको फाइंड आउट करना है v1 by v2 का रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो ऑफ v1 by v2, सब लोग सॉल्व करवाऊंगा, कहते हैं सबका आंसर आना चाहिए। सर 1/√3 आ रहा है। 1/√3, 1/√3, यस सही है। सर वो लाइन ऑफ एक्शन बना ली, उसके कंपोनेंट ले लिए दोनों वेलोसिटीज को और इक्वल कर दिया तो आ जाएगा। नो लेकिन मतलब कि इनिशियल या फाइनल। सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो v1 cos 30 है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो v2 sin 30 रहेगा, तो दोनों को इक्वल कर दिया तो v1 by v2 is equal to tan 30 आ गया, तो वो 1/√3 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, लेकिन उसने बोला है ना कि बॉल इज गोइंग वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू वेज। भाई तुम ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बॉल इज गोइंग वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू वेज। हाँ सर, मतलब परपेंडिकुलर। हाँ हाँ भाई, इसका मतलब क्या होता है, बॉल इज बाउंस बैक इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब वेज कंपोनेंट भी तो मूव दोनों का कर रहा है राइट साइड पे जैसे कोलिजन के तो बाद। यस वेज तो कहते कंटिन्यूअसली मूव कर ही रहा है v2 से, v2 इज कांस्टेंट। सर हाँ सर v2 कांस्टेंट क्यों हो गया? क्या हो गया v2? सर कांस्टेंट क्यों हो गया? क्यों नहीं ना, v2 हमको अरे v2 हमको दिया हुआ है कांस्टेंट है, वेज इज मूविंग। अच्छा तुम सॉरी, क्वेश्चन को अच्छा तो हमको लगाना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो पहले तो अप्रोच बताओ मुझे। v1 What will be the cos velocity? 30 minus v2 sin 30 होगा क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रोच की, ठीक है। ये मेरे पास में वेज है, ये वेज। तो पहले हमको निकालनी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मुझे पता है कि जो सरफेस है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है, ये अपने अलोंग द ये है ना नॉर्मल। तो इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ तुमको दिया हुआ है v2, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा 30। तो इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा अपने अलोंग द नॉर्मल, सर v2 sin v2 30। sin 30। sin 30। ये तो इसका हो गया।
अब मैं बात करता हूं बॉल की। बॉल का वेलोसिटी कैसा है? वर्टिकल है। ये जो नॉर्मल है वो तो अपना परपेंडिकुलर ही होएगा, ये रहा, उसका वेलोसिटी है v1। अब एंगल देखते हैं, ये 30 तो ये एंगल भी 30, उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? v1 E1 cos 30. cos 30। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो क्या बन जाएगा? ये V1 cos नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑपोजिट हो गए ना दोनों, तो इन दोनों हाँ, का एडिशन, तो v1 sin 30 प्लस v2 cos 30. cos 30। दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब हुआ ना बिफोर द कोलिजन। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि जो वेज है उसका वेलोसिटी तो वही है, wedge is moving with the same velocity v2। ठीक है, ओके। अगर मैं इसका कंपोनेंट अगर निकालना चाहूँ अलोंग द नॉर्मल तो क्या आएगा? ये ऊपर की तरफ, तो ये एंगल भी 30, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? v2 cos 30, है ना भाई? सही है। sin 30 था ना? तो साइन होगा ना। अरे हाँ हाँ, वो एंगल होगा नीचे वाला 30। हाँ, वो एंगल मैंने गलत बना दिया ना, ये एंगल 30 बनेगा, तो साइन। अब बात करते हैं बॉल की कि आफ्टर कोलिजन उसका स्पीड कितना हो गया? क्या उसका स्पीड उतना ही रहेगा? नहीं बदलेगा। नहीं, हमको नहीं पता उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो हमने बोल दिया कि आफ्टर कोलिजन जो बॉल है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ होना चाहिए v2 और एक कंपोनेंट सपोज यहाँ की तरफ होना चाहिए, वो सपोज मैंने बोल दिया v। भाई अब देखो ना, मैं हॉरिजॉन्टल में उसका कंपोनेंट भी v2, इसका भी कंपोनेंट v2, तो वेज के फ्रेम में जो क्यों बॉल सर है वो ऐसा? कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ वर्टिकली। क्योंकि सर उसने ऐसा बोला है ना, अरे देखो क्या बोला है, बॉल इज मूविंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेज। हाँ मतलब क्या हुआ, वेज हाँ के फ्रेम में बॉल का वेलोसिटी कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल तो डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए, हाँ समझ गया। राइट? यस। हाँ तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई है। अब देखो, इसमें मैंने निकाला ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल 30, तो ये भी 30, ये 30, तो ये भी 30। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ये वाली सेपरेशन वाली अलोंग द नॉर्मल, तो क्या बन जाएगा? v cos 30 आया प्लस v2 क्या आया? sin 30। ये ऊपर की तरफ है। तो अब बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? सेपरेशन में इसका आ रहा है v2 sin 30, उसका कितना आ रहा है? v2 sin फिर सीधा 30 v प्लस, cos 30 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ तो सिंपली सेपरेशन। बन जाएगा v हाँ, cos 30। अब मैं इनको रेशो करके इक्वल टू कर दूं 1, बट आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। उसके लिए हम क्या करेंगे? सर देखो सेपरेशन कैसे आया वापस बताओ ना। भाई, सेपरेशन में तुम्हें इसका तो पता लग गया वेज का, तो कि जो वेज है उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कितना है? v2 है, तो व्हाट विल बी हाँ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the normal? v2 sin 30। यस सर। तो कोलिजन के बाद कांस्टेंट। यस, उसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेज इज मूविंग विद स्पीड v2 ओनली। अब अब हमको नहीं पता कैसे जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल फोर्स, तो होने दो। अब जो बॉल है, बॉल की बात करते हैं। बॉल के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है v, जो कि मुझे पता नहीं है कितना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या होना पड़ेगा? v2, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद
राइट? हाँ भाई, किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ, अब देखो, अब मुझे कंपोनेंट कहाँ करना होता है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये लो, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसका कंपोनेंट यहाँ करूंगा तो क्या आएगा? V2 sin 30। फिर जो V है उसका कंपोनेंट करूंगा तो क्या आएगा? V V cos 30। cos 30। तो ये तो उसका बन गया। अब मुझे बताओ, एक ये जा रहा है ऊपर, एक ये जा रहा है ऊपर, तो अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकालते हैं? V2 minus V1। यस तो सर। जब बॉल की वेलोसिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो V2 sin 30 तो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, हाँ समझ तो मेरे पास क्या बचेगा? V cos 30। तो पहली इक्वेशन क्या लगाऊंगा? 1 इक्वल टू V cos 30 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन V1 sin 30 प्लस V2 cos 30, इक्वेशन 1। अब मैं एक और चीज करता हूं। अभी देखो, इस इक्वेशन के अंदर एक और वेरिएबल है V, उसको एलिमिनेट करना है। अब मुझे बताओ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग तो हमारा मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन जिस लाइन के अलोंग कोई इंपल्स ही नहीं लग रहा है, उस लाइन के अलोंग का मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इस वाली लाइन को देखो, अभी एक लाइन बनाता हूं मैं। ये बनाया, ये वाली 2 लाइन है, ये लाइन। क्या इस लाइन के अलोंग बॉल का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं, क्योंकि इस लाइन के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो इस लाइन के अलोंग बॉल का इनिशियल जो वेलोसिटी था वो कितना था? V1 sin 30। कहां की तरफ? नीचे की तरफ, राइट? तो अब देखते हैं अभी कितना आएगा। यहाँ की तरफ कितना आ रहा है? V2 cos 30। और ऊपर की तरफ कितना आ रहा है? V sin 30। sin 30। तो लेकिन मुझे पता है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो पहले कितना था? V1 sin 30। और अभी कितना हो गया? V2 cos 30 माइनस V sin 30। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो V की। तो क्या बन जाएगा V का वैल्यू यहां से? बताओ। सर V2 cos 30 अपॉन V1 sin 30। सर √3 V2 minus V1। हाँ सर। हाँ, अरे बताओ। V2, तो ये बन जाएगा V2 cot 30, ठीक है, माइनस V1, ठीक है। हाँ सर, अब ये जो V √3 है, V1। अब इस V को इसके अंदर पुट कर दो, तुम्हारे पास में रेशो आ जाएगा फिर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना कि V cos 30 शुड बी इक्वल टू V1 sin 30 प्लस V2 cos 30। अब ये जो V है इसको यहाँ पे पुट कर दो। V की जगह मैंने लिखा V2 cot 30 माइनस V1 और cos 30 इक्वल टू V1 sin 30 प्लस V2 cos 30। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये कितना होता है cot 30? √3। √3। हाँ, सो √3 V1 √3 V2 3 V2 माइनस V1, और ये कितना होता है? √3। यहाँ पे √3/2। कितना बन जाएगा? V प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा √3 V2। अरे वो हाफ को हर जगह से कैंसिल कर दिया। अच्छा। ठीक है, अब हाँ सबको एक साथ में ले जाओ और फिर आंसर निकाल दो। तो भाई क्वेश्चन कभी कभी तुमको लगता है कि एकदम इजी सा है, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता ग्राउंड फ्रेम में जा रहा है वर्टिकली, तो फिर क्वेश्चन हमारा एकदम ही अलग हो जाता। ठीक है ना, तो फिर हमको इतना झंझट नहीं करना पड़ता, फिर तो अपने ग्राउंड फ्रेम में लेके जाते। 3 - सर इसमें 3 अप्रोच अपॉन कैसे 1 + निकालना √3 आपकी आया है। वेलोसिटी? हाँ सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला वापस बताओ ना। अरे अप्रोच में देखो हमने क्या किया, हमने देखा कि सर लेकिन अलोंग द दोनों तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट। परपेंडिकुलर है ना। अरे तो क्या हुआ, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो अलग अलग है भाई। इसका वेलोसिटी यहाँ पे V1,
ठीक है, हाँ, रुक, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v2, लेकिन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो कहाँ पे है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये है ना, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर बट तो टू लाइन ऑफ बॉडीज इम्पैक्ट, देखेंगे तो बस वो अबे तो फिर तो यार फिर तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जब तक हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका साइज होता है तो फोर्स कहाँ लगता है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ना। तो यस लाइन सर। ऑफ इम्पैक्ट तो ये है, तो इसके अलोंग तो फोर्स लगा, अच्छा, तो तो इसका लाइन ये ऑफ कंपोनेंट इम्पैक्ट आएगा। के अलोंग ही हमेशा कंपोनेंट लेंगे अप्रोच तो के लिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही तो फोर्स लगाती है, बाकी थोड़ी ना फोर्स लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले को वो कर दिया ना, कांस्टेंट कर दिया। देखो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आया था, मतलब जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं, तो उधर कंपोनेंट क्या आया था मेरा? v1 sin 30, और बाद में कितना आया? v2 cos 30 माइनस v sin 30। तो मैंने बोला कि जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उस लाइन के अलोंग तो मेरा जो वो है क्या, मोमेंटम। वेलोसिटी है, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तभी तो मैंने लिखा v1 sin 30 शुड बी इक्वल टू v2 cos 30 माइनस v sin 30। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में ये बन गया। सर हाँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट में तो नॉर्मली याद कर रहे, तो वह कंजर्वेशन की यस, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, तो कोई भी सरफेस कौन सा फोर्स लगाएगी? नॉर्मल, बस। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे वही है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन का भी इंपल्स लेते हम, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन हमको दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, यस सर। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, कहीं पे साइन के जगह पे कॉस लिखा है। एक बार ध्यान से देखो, पूरा चेक करो। सर वेलोसिटी ऑफ आपने अप्रोच v मैं दैट, रूट अप्रोच थ्री तो नहीं उल्टा लिखा है, v2 sin 30 प्लस v1 cos 30 आना चाहिए। तो उसमें कहाँ पे? ही आता है इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक में। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में मैंने क्या लिखा? सर आपने v1 sin 30 प्लस v2 cos 30 लिखा है, उसको v2 sin 30 प्लस v1 cos 30 आना चाहिए। यस, वो इसीलिए मुझे लग रहा था ये कहीं तो मैंने एंगल में किया है। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है, अप्रोच मतलब कि ये, तो जो v2 के साथ में साइन आना चाहिए ना, ये देखो, हाँ इसका वेलोसिटी v2 है ना, तो ये होना चाहिए v2 sin 30 और v1 cos 30, राइट ना? तो लिखो अभी v2, कैंसिल हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैं कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है। v1, तो ये बन जाएगा v2, ये बन जाएगा, अभी v1 by v2 1/√3 आता है। हाँ तो आंसर अपना 1/√3 आएगा। तो ये बन जाएगा v2, ये बन जाएगा v1, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? v2 v1 डैश। तो अब अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? v1 by v2 v2 माइनस √3। √3 v1 इक्वल टू v2 प्लस √3 v1। सो v2 इधर आ जाएगा, तो 2v2 इक्वल टू 2 √3 v1। सो v2 by v1 इज √3। अगर इसका उल्टा निकालना है तो ये कर। तो बेसिकली देखो, हमने फंडा क्या लगाया? हमने लगाई दो चीजें। एक तो लगाया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तुमको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी लाइन के अलोंग फोर्स लग सकता है। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एंड जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता है, जो हमने कल स्फीयर वाले क्वेश्चन किए थे, कि जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स लगा ही नहीं, उस लाइन के अलोंग जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे वो स्फीयर था ना, परपेंडिकुलरली वो दोनों निकल गए थे,
तो उनको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे अब तो यार काफी क्वेश्चन करवा दिए, 3-4 क्वेश्चन करा दिए असाइनमेंट में से। यस सर। Yes, ओके। अब एक क्वेश्चन अपने आप और कर लो, उसके बाद तुम्हारा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं अगली चीज बताता हूँ। तुम्हारा इसी अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ मास 2m एंड रेडियस 3r, रेस्ट, वो कहते थे अपने रेस्ट पे है। ये एक, इसका मास है 2m और इसका रेडियस है 3r, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस, 4r डिस्टेंस के ऊपर एक और कहते हैं अपना सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस है 2r, मतलब इसका यहाँ पे सेंटर है और रेडियस है इसका 2r। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये इसका मास है m, रेडियस है इसका 2r। हाँ, सब कुछ स्मूथ है। मूविंग विद ए वेलोसिटी u, इसका जो सेंटर है उसका तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है u, और तुमको e का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पूछा है फाइंड वेलोसिटी, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b, वेलोसिटी ऑफ a एंड b आफ्टर कोलिजन। चलो करो, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर ऊपर वाले का मास क्या है? ऊपर वाले का मास है m और रेडियस है 2r।
हाँ भाई कर रहे हो? हाँ सर सर थीटा के टर्म्स में आ रहा है, थीटा नहीं निकल पा रहा। अरे अरे क्यों भाई, थीटा थीटा वो तो ट्रायंगल बनेगा ना 3 4 5 वाला। हाँ हाँ, और ट्रायंगल बनाओ, थीटा फाइंड करो, बन जाएगा। सर बी का 2/5 है। ओके ओके, और लोग? बी का 3/5 है। तुम बताओ ना। अरे यार वो तो ज्योमेट्री है पूरी। लगाओ ज्योमेट्री। भाई एक जो है डिस्क, इसका रेडियस कितना है? 3r। जब वो दूसरे वाला डिस्क से स्ट्राइक करेगा, लेकिन उसका जो सेंटर है वो तो इस लाइन पे है, ठीक है। वो जब स्ट्राइक करेगा तो वो कुछ वो ऐसे रहेगी। ये लो, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5r 5r। और ये जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी होनी चाहिए? 4r 4r वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये कितना बन जाएगा? 53 53। अपना राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना 3 4 5 वाला, तो 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया। तो एंगल तुम्हारे पास में आ गया। तो अब देखो, अब तुम्हारा काम क्या बन गया कि एक सही। बॉल है, एक बॉल नहीं, ये हमारे पास है डिस्क है। इसका जो अपने वेलोसिटी था वो यहाँ की तरफ दिया हुआ था, मान लो v। उसके मुझे कंपोनेंट करने दो। एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ करना है जो कि दूसरी के साथ कोलिजन करेगा, और एक कंपोनेंट यहाँ रहेगा परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ये एंगल 53। इधर कंपोनेंट क्या बन गया? v cos 53। यहाँ पे क्या बन जाएगा? v sin 53। मतलब कि जो उस तरफ जो है ये कंपोनेंट तो रहेगा अनचेंज, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा ना, कोलिजन करेगा। और ये किसके साथ में कोलिजन करेगा? इसके हेवियर साथ में। डिस्क बी के और साथ। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये तो हमारा हेड ऑन कोलिजन बन गया ना, हाँ सर ये ये हो वाला गया। पार्ट, ये हेड ऑन कोलिजन बन गया है। इसका मास कितना है? 2m। इसका मास 2m 2 सर उल्टा उल्टा लिख इसका, दिया। ऊपर दिया। m है। उसका m है, नीचे वाले का 2m, ठीक है। ओके, ओके तो ऊपर वाले का m, नीचे वाले का 2m। तो इक्वेशन क्या लगाऊंगा? m इंटू ये कितना होता है? v cos कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 53 कितना हो जाता है? 3/5 3/5u 3/5v शुड बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। सपोज इसका वेलोसिटी हो गया, मैंने बोल दिया v1, इसका वेलोसिटी हो गया v2। तो क्या इक्वेशन बनेगी? mv1 प्लस mv2। सर तो 2m इक्वेशन आएगी 3/5v। अच्छा हाँ, सर 2m 2m 2m, ठीक है। तो v1 प्लस 2v2 इक्वेशन 1। और फिर आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो e सेपरेशन कितना है? v1 माइनस v2। और अप्रोच कितना है? v सर v cos cos 53 लाइन ऑफ इम्पैक्ट वही है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1। तो क्या बन जाएगा? v1 माइनस v2
की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/5v इक्वेशन 2। तो यहाँ से बताओ ना v1 क्या आएगा और v2 क्या आएगा। सर इन दोनों इक्वेशन v1 को आएगा 2u/5। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा। सर आपने गड़बड़ कर दिया वापस। कैसे। सर उधर 2v1 आएगा और फर्स्ट इक्वेशन में सर अच्छा अरे यार आपने मैं उसके साथ में लगा अच्छा मैंने उसको लिया है ना v1 v2 ठीक है ठीक है हाँ ठीक। सर तो मैं लिखूंगा ये मेरा v2 है और ये मेरा v1 तो ये बन जाएगा v2 प्लस 2v1। हाँ अब सही है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अपना v2 कैंसिल हो जाएगा और v1 का वैल्यू क्या बन जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 3/5 3/5 तो 2u/5 6 अरे इनको ऐड किया सर वो फिर डिवाइड भी होगा ना 3 हाँ से। डिवाइड भी हो जाएगा 3 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 2/5 यस सर 2/5। तो 2/5v तो v1 तो आ गया 2/5v और फिर हमारा v2 क्या बन जाएगा v2 बन जाएगा v1 माइनस ये तो 1/5 -v/5 सर माइनस v/5 तो माइनस v/5। तो देखो v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ एन डिस्क 2 ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन तो सेकंड वाला जो है अपना डिस्क है जिसका मास 2m है उसका जो वेलोसिटी हमने क्या अज्यूम किया था v1 की वैल्यू कितनी आई है 2/5v v। वो जाएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे जा रहा है इस एंगल पे क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है। लेकिन जो दूसरे वाला जो डिस्क है मेरा दूसरे वाले डिस्क के पास में वेलोसिटी 2 है एक वेलोसिटी यहाँ की तरफ जो कि अनचेंज है v sin 53 कितना होता है sin 53 4/5v ठीक है। और उसके पास में एक और कंपोनेंट भी है कौन सा वो यहाँ की तरफ है ना ऑपोजिट आया था यहाँ की तरफ कितना है v/5 ये उसके कंपोनेंट हो गए दो। तो हमारे पास अगर तुम उसमें देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर डिस्क। सर वही नहीं समझा। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा होता है जिस लाइन के अलोंग फोर्स नहीं लगता है भाई एक तो होता है नॉर्मल एक होता है टेंजेंट तो ये हुआ ना टेंजेंट। सर हमेशा जो लाइन के लॉन्ग नहीं लगेगा वही होगा। भाई इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल ना। हाँ सर तो इसके साथ जो 90 डिग्री पे होती है वो अपना तो इसमें आ जाएगा 4/5u ठीक है। फिर बोलता है ओके व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर डिस्क। नॉर्मल मतलब कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v/2/5 तो कितना आ जाएगा v/5। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ हेवियर डिस्क 2/5। तो देखो तुम्हारे पास पैराग्राफ में क्या होता है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुमसे एक ही क्वेश्चन के अंदर सब पूछ लेंगे तो अल्टीमेटली तुमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा सॉल्व तो तुमको सब कुछ करना है ठीक है। अब बताओ ओब्लिक कोलिजन में कोई डाउट इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो नहीं हाँ सर हाँ सर आप वो वेज वाले क्वेश्चन में जा सकते हो कौन सा वेज सर वो ये आपने जो हाँ सर आपने हाँ नॉर्मल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं किया था भाई नॉर्मल में कंजर्वेशन कैसे कर दूं एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड है इम्पल्स डालेगा ना। ग्राउंड इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम ना तो और ग्राउंड फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड इंपल्सिव फोर्स लगा रहा है बिकॉज ग्राउंड इज ऑल्सो अप्लाइंग नॉर्मल ऑन वेज सो आई कैन मास भी नॉट नहीं दे। और हमको मास भी नहीं दिया हुआ तो आई कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एन मोमेंटम क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए मैंने नहीं लगाया कंजर्वेशन। अच्छा सर हाँ और कुछ और बताओ।
समझ गया सर। अभी और पूछो। हाँ, पूछना है कुछ या फिर मैं आगे चलूं? हाँ, अरे सर, हाँ बोलो। सर, हाँ सर, हाँ सर, आगे चले? चल चलते हैं सर। चल, तुमको याद है हमने इम्पल्स किया था? मैं तुमको इम्पल्स बताया था। क्या होता है इम्पल्स? हाँ सर, क्या था इम्पल्स? अभी उसके ऊपर फिर से आए। इंटीग्रल एफ डी टी। ठीक है, इम्पल्स मैंने बोला था कि एक बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो वी कैन नॉट फाइंड दैट, वो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वगैरह। बट वी कैन फाइंड, हाँ, बट वी कैन फाइंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि उस फोर्स की वजह से मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और जे मेरे पास में आता है एफ इंटीग्रल dt, एंड जे इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो आंसर आता है वो क्या बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं सिंपल एग्जांपल से कि कैसे। सपोज एक हमारे पास है ना फ्लोर है, एक बॉल को मैंने यहां से छोड़ा, इसका मास m है और ये हाइट है h। ठीक है, ओके, ये बॉल यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आई, स्ट्राइक की, और वापस जब गई तो ये h/2 हाइट पे जाके रुक गई। स्ट्राइक की, वापस h/2 जाके रुक गई। मुझे क्या फाइंड करना है? पहली तो इम्पार्टेड सर आपकी बाय, आवाज क्रैक हो गई। हाँ सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि एक बॉल को हमने ऐसे ड्रॉप किया एक स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, बॉल बाउंस बैक हुई और h/2 हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 होगी। फाइंड करनी है दो चीजें। पहली चीज फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि इस जो ग्राउंड है उसने कितना इम्पल्स इम्पार्टेड किया है, मतलब कि उसने कितना इम्पल्स हमको दिया है। सर कोफिशिएंट हाफ होगा क्या? दोनों फाइंड करने, तो चलो करो, ट्राई करो, पहले मारो, सॉल्व करो। और एग्जाम में ऐसी गलतियां करते हो ना, एकदम से मतलब हड़बड़ी के अंदर आंसर बता देते हो कि हाइट हाफ हो गई तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हाफ हो गया। नहीं, नहीं हमको सर, नहीं ऐसा होता। किया था मैंने सॉल्व। h बाय नहीं h नॉट नहीं होता है ना, रूट ऑफ h बाय नहीं, h नॉट। हाँ तो फिर हाँ हाँ, रूट। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करो हमेशा।
by root 2 e. हाँ सर, e की वैल्यू √2i और इम्पल्स की वैल्यू m रूट ऑफ 1 gh by root इनटू 1 प्लस 1 by √2i। √2 होगी ना सर? 1 by root 2 आया सर। यस ओके। इम्पल्स कितना दिया? सर m इनटू रूट ऑफ gh और ब्रैकेट में 1 प्लस √2। हाँ भाई बाकी लोग सर m रूट 3gh आ रहा है। m रूट 3gh। तो देखो, तो सबसे पहले अपने जाते हैं डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से अगर मैं छोड़ता हूं तो जब वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बताओ? √2gh। √2 यहाँ की gh। तरफ उसका वेलोसिटी हो जाता है √2gh, राइट। ओके, एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने यहां से ऊपर फेंका और वो मैं h/2 हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। तो बताओ जब वो यहां से वापस जा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अरे और v² = u² + 2as, तो उसका वेलोसिटी होना चाहिए √gh। ओके सही है। अब पहले लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कहां पे? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये मेरी सरफेस, ये मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है भाई? हमारी जो सरफेस है वो तो स्टेशनरी है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? √gh। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हेन बॉल वाज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, तो √2gh। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बन गया? 1/√2। अब बात करते हैं मोमेंटम की। हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू √2gh। कहां की तरफ? -j में है ना वेलोसिटी उसका, नीचे की तरफ। फाइनल हमारे पास में कितना मोमेंटम है? मास इंटू √gh। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। तो व्हाट इज द चेंज इन एन मोमेंटम? क्या होता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल। ये होता है। हाँ भाई, क्या भाई सही है? हाँ सर। यस तो सर। लिखो, तो p फाइनल क्या है? m √gh j कैप माइनस m √2gh माइनस j कैप। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा p। बताओ। m √gh 1 1 प्लस प्लस √2 j कैप। और ये मेरा क्या है? इंटीग्रल f डॉट dt, वेयर व्हाट इज f? f इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। तो ये जो मतलब f फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा था और ये वेरिएबल फोर्स था जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमने इंटीग्रल f डॉट जो dt है उसको कैलकुलेट कर लिया। जहां मेरा इंपल्स आ रहा है, देखो इंपल्स मेरा कहां की तरफ आया है? j कैप में आया ना, मतलब जो मेरा फोर्स है वो भी कहां की तरफ होना चाहिए? j कैप में। तो जिस लाइन के अलोंग तुम फोर्स लगाओगे उसी लाइन के अलोंग तुम्हारा इंपल्स मतलब मोमेंटम चेंज होगा। यस सर। हाँ ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा और करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्लेट रखी हुई थी जिसको हैंग किया हुआ है मैंने ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास में ये कुछ रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है सपोज, ठीक है। इसको हैंग किया हुआ है मैंने स्ट्रिंग से।
सपोज इसका मास है m, तो बताओ स्ट्रिंग में कितना टेंशन है? mg/2। तो mg/2, mg/2 यहाँ भी mg/2 और यहाँ भी mg/2। अब मैंने एक बॉल को फेंका, सपोज इसका मास है m डैश, और इसको h हाइट से फेंका और ये यहाँ पे जाके स्टक हो गया, इसका जो अपना वेलोसिटी है वो 0 हो गया। अब मैं तुमसे अगर पूछूं फाइंड इम्पल्स, impulse imparted by strings, तो क्या आएगा बताओ? अब तुम देखोगे कि उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू रूट m/√2gh। कहाँ की तरफ, -j कैप। फाइनल कितना हो गया, 0। 0। तो हमारे पास में कितना चेंज आया, m इंटू रूट 2gh कहाँ की तरफ, ऊपर की j तरफ कैप। j कैप। तो मतलब कि यही हमारा इम्पल्स है। तो वो ये देखो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस है कि जो स्ट्रिंग है वो कहाँ की तरफ फोर्स होकर लगा सकती है, ऊपर ही मतलब आ सकती है ना फोर्स। तो जब वो ऊपर ही फोर्स लगा सकती है तो उसका इम्पल्स भी कहाँ की तरफ आएगा, अपने ऊपर की तरफ ही आएगा। तो बेसिकली ये कह सकते हो कि पहले सिस्टम के पास मोमेंटम था नीचे की तरफ, हमने ऊपर की तरफ एक इम्पल्स लगाया और उसका मोमेंटम कम कर दिया। ठीक है, तो इसी टाइप से इम्पल्स वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, इसका वेलोसिटी सपोज तुमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको एक मैंने इम्पल्स दे दिया, j, और जिसको मैंने ओके, इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। हाँ सर। ठीक है, तो इसको एक मैंने इम्पल्स दे दिया 6 न्यूटन सेकंड का। तो बताओ इसका स्पीड कितना हो जाएगा? सर 13 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो इसका इनिशियली हमारे पास कितना मोमेंटम है, 20, राइट। कहाँ की तरफ है वो अपना मोमेंटम, राइट हैंड साइड में है ना, और राइट हैंड साइड में ही हमने उसको कौन कितना मोमेंटम दे दिया, 6। तो वो कितना हो गया 26, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू वी। तो हमारा v का वैल्यू कितना बन जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो सर 7 हो जाता। ये ऑब्जेक्ट है, मास है इसका 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मैं इसको इम्पल्स यहाँ बोलोगे इसका राइट हैंड साइड में कितना मोमेंटम था, ना बन जाएगा 14 इक्वल टू m इंटू वी डैश। तो हमारा वी डैश का वैल्यू कितना बन जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। तो मतलब फाइनल जो इसका वेलोसिटी आएगा दैट विल बी 7 मीटर पर सेकंड। इसका कितना बन जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यही हमें करना है। तो अभी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इम्पल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं पहले। सपोज हमारे पास एक ये है ना, पुली दी हुई है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, और यहाँ भी एक मास रखा हुआ है m। बताओ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है सब कुछ? हाँ सर। दोनों तरफ मास है m, राइट? हाँ भाई, हाँ सर। है ना? ओके। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, एक मास को यहां से छोड़ा, एक मास m को यहां से छोड़ा, और सपोज ये हाइट तुमको दी हुई है h, और तुमको दिया हुआ है कि जो m है, ठीक है, स्टिक्स टू दिस m। एक सेकेंड, उसको इन दोनों को अब कैपिटल M कर देता हूं। स्टिक्स टू कैपिटल M।
तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए just after collision, just after the impact। भाई उसके बाद तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ना, क्योंकि उस तरफ का मास कितना हो गया, m प्लस m हो गया, इस तरफ का मास तुम्हारा में m ही है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस मोमेंट पे जब कोलिजन हुआ तो पूरे सिस्टम के जो मास है उनका वेलोसिटी क्या होगा। अब पहले तो इसको विजुलाइज करने का ट्राई करो कि क्या वेलोसिटी होगा। हाँ होगा नहीं Yes, होगा? होगा सर, होगा होगा। सर। भाई ऊपर की तरफ। भाई देखो, सर ऊपर से एक चीज आई, ठीक है, उसने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक क्या मतलब कि Impulse दिया। उसने अपना मोमेंटम तुमको दिया। तो अगर उसने अपना मोमेंटम तुमको दिया, तुम्हारे पास वेलोसिटी आनी चाहिए कुछ तो जब ब्लॉक बी के पास में वेलोसिटी आएगी, लेकिन उसको मैंने स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ ब्लॉक ए से, तो ब्लॉक बी अगर नीचे आएगा तो ब्लॉक ए को ऊपर आना ही पड़ेगा, मानते हो? और ब्लॉक ए ऊपर आएगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट? यस तो सर। अब इन सब चीजों को लगाओ और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सर स्मॉल m into √2gh by अपॉन small m plus capital M। सर कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या इसमें? इम्पल्सेस सारे इतने सारे। हाँ तो इम्पल्स होके लगा दो ना। सर फिर दो वेरिएबल आ जाएंगे, इम्पल्स और वेलोसिटी दोनों। तो देखो भाई, हमको ये तो उसने दे दिया कि ये जो दोनों जो मास है ये दोनों अटैच हो गए, राइट? तो पहले देखते हैं कि जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो मान लो उसका क्या वेलोसिटी मान लिया मैंने v है जब वो स्ट्राइक कर रहा है, और हमको v का वैल्यू पता है ना कितना होगा। v कितना होगा? √2gh। ये होगा 2gh। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है कि ये एक मास है m, इसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है m, और इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कितना है? इन दोनों का मोमेंटम कितना है मिला के? नीचे की तरफ मोमेंटम सर बट नहीं। वो सेम इंस्टेंट पे टेंशन का भी इम्पल्स हाँ आएगा मैं बोल रहा हूँ। तो पहले बताओ कि इन दोनों का नीचे की तरफ कितना मोमेंटम है? इतना ही है। हाँ सर। mv क्योंकि उसका 0 है। ओके, स्ट्रिंग ने ऊपर की तरफ इंपल्स लगा दिया j, मान लिया भाई स्ट्रिंग ऊपर लगाएगी ना फोर्स तो। हाँ सर। तो सपोज फाइनल वेलोसिटी इसका नीचे की तरफ हो गया v डैश, तो इक्वेशन क्या बनेगी? m v डैश था मेरे पास, क्या था अपना मोमेंटम, उसमें से कितना कम हो गया? j। तो दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v डैश। भाई हमारे पास में इतना मोमेंटम बचा ना अभी, और क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। भाई इतना मानते हो? देखो ना भाई, अपना पुराने वाला क्वेश्चन ही तो बन गया कि भाई पहले मेरे पास कुछ मोमेंटम था, मैंने पीछे की तरफ थोड़ा इंपल्स दे दिया तो उसने कम कर दिया ना, और दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे जो लगने वाला टेंशन है उतना ही टेंशन यहाँ लगने वाला है, क्योंकि मासलेस रोप है। जितनी देर तक यहाँ टेंशन लगेगा उतनी देर तक यहाँ टेंशन लगेगा, तो जितना इंपल्स यहाँ लगा उतना ही इंपल्स यहाँ लगेगा। तो ये वाला ब्लॉक है मेरा ब्लॉक ए, इसके ऊपर भी ऊपर कितना इंपल्स लगेगा? इतना और लगेगा ना, जो वेलोसिटी भी लगेगा। सेम ही आएगा v और मुझे डैश। पता है कि इसका वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ v डैश है तो इसका भी ऊपर की तरफ कितना होना चाहिए? v डैश ही होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? j इक्वल टू कैपिटल M
अपना v डैश। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहाँ से रिप्लेस कर दो ना, तो क्या बन जाएगा, एम वी माइनस कैपिटल एम वी डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू बन जाएगी एम वी अपॉन एम प्लस 2 कैपिटल एम। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑल द मासेस जस्ट आफ्टर द कोलिजन। उसके बाद तो एक्सेलरेशन भी होगा ना, क्योंकि एक तरफ का मास ज्यादा हो गया। लेकिन उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो इतना रहेगा। तुमको सिर्फ इतना देखना है कि किसी के सिस्टम के पास मोमेंटम है, अगर तुमने उसको इंपल्स है ना उसी की तरफ दे दिया जहां पे वो पहले जा रहा था, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो टोटल मोमेंटम में से उतना पार्ट कहते किसी और को दे दो, और जो बाकी बच गया उसको लिख दो मास इनटू वेलोसिटी। सर जे कैसे आया? वो दूसरा ए ब्लॉक। अरे स्ट्रिंग का इंपल्स जे भाई, स्ट्रिंग तुम्हारे ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगी? अगर सपोज तुम्हारा ये जो ब्लॉक है बी, ब्लॉक बी का नीचे जाने का टेंडेंसी है, तो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी ना उसके ऊपर की तरफ। तो स्ट्रिंग का इंपल्स कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की। तो मतलब कि वो उसको अपोज कर रहा है ब्लॉक बी के लिए। तो ब्लॉक बी के लिए मैंने क्या लिखा भाई, उसके पास कितना मोमेंटम था, उसमें से स्ट्रिंग ने कितना कम कर दिया। स्ट्रिंग ने कितना कम कर दिया? जे। एंड तो उसके पास में इतना बचा, और दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मास। सेम चीज मैंने उसके लिए किया, पहले वाले ब्लॉक के लिए, ए के लिए। हाँ सर ठीक है। मुझे अगर इसी को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो जो ब्लॉक है तुम्हारा, सर आपकी आवाज पूरी लैग हो गई, फिर से रिपीट कीजिए। वो कट रही है। हाँ सर, सर वो आ ही नहीं 15-20 सर, मिनट आ से ही बीच नहीं में लैग मतलब। करती है। सर निकल गए? हाँ शायद। अरे यार, अब मैं होस्ट ही नहीं हूँ। बन गया। हाँ अभी देखो क्वेश्चन, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द impulse imparted by block B, है ना, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है ना B ऑन स्मॉल एम, उसके ऊपर। सर फिर से वॉइस लैग हो रहा है। सर आपने क्या बोला कुछ समझा नहीं। वही सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर अभी आएगी। सर फिर निकल गए। होस्ट नहीं हूँ। चलो एक काम करो, छोड़ो बस इतना ही करो, बाकी अगली क्लास में करते हैं फिर, ठीक है? ओके सर। ओके सर, चलो। थैंक यू सर, बाय। चलो थैंक यू बाय सर। सर।
बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।